तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेशंस, जितने मेथड्स होते हैं, चाहे वाटर कंटेंट निकालना हो, चाहे आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, या तो यूनिट वेट सोइल का फाइंड आउट करना है। तो ये मेथड्स हम लोग पढ़ रहे थे। और आज का जो टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल, तो मैं लास्ट वीडियो में बताया भी था कि कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बात करें या फर्स्ट यूनिट की बात करें, चाहे वह एकेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बोले या कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, तो मैं बताया था लास्ट वीडियो में कि कम से कम ये मान के चले कि इससे इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे कंसिस्टेंसी है क्या एक्चुअल में, और इसमें कौन कौन से टर्म्स हम लोग यूज करते हैं और वो होता क्या है। तो कंसिस्टेंसी हेडिंग रहेगा आपका कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल। कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल, तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल सिमिलर है, जैसे हम लोग वर्ड ही पढ़े हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वैसे ही हम लोग सोइल के टर्म में पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी। तो वर्केबिलिटी वहाँ कंक्रीट के टर्म में अगर हम लोग बात करें तो वर्केबिलिटी का मतलब ये है कि जो हम लोग कंक्रीट बना रहे हैं वह कितना इजीली वर्केबल है और जिससे कास्टिंग करने में कोई डिफिकल्टी ना हो, और जितने भी उसके कंक्रीट के कंपोनेंट्स हैं वह मिक्सअप हो, प्रॉपरली मिक्सअप हो, और उस पर काम करना कितना आसान है। तो हम लोग इसके टर्म में इन सब बातों को देखते थे और ये बोलते थे कि वर्केबिलिटी कंक्रीट का होता है, इस तरह होना चाहिए। वैसे ही सोइल की अगर हम लोग बात करें, अगर किसी सोइल पे हम लोग काम करना चाहते हैं, कि सोइल को लेके काम करना चाहते हैं, तो वह सोइल कितना इजी है वर्क करना, कितना मोल्डेबल है वर्क करना, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंसिस्टेंसी से। तो कंसिस्टेंसी का मतलब यह है इजीली वर्केबल या इजीली मोल्डेबल, यानी अपनी इच्छा के अनुसार सोइल के हेल्प से हम लोग कोई भी आकृति बनाना हो, कोई भी शेप बनाना है, अगर हम लोग इजीली बना दे रहे हैं तो यह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल से। तो अगर कंसिस्टेंसी को हम लोग किसी टर्म से अगर रिप्रेजेंट करें, यानी कोई सोइल है और कंसिस्टेंसी कैसे हम लोग बताएंगे कि किस तरह का नेचर है या किस तरह से है, तो कंसिस्टेंसी को हम लोग इंडिकेट करते हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल इंडिकेटेड बाय कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल is indicated by the term such as तो कोई भी सोइल है, तो जो भी ये टर्म्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसके टर्म में बताएंगे कि सोइल इस फॉर्म में है, उसकी कंसिस्टेंसी या उसकी स्टेट्स ये बता रही है। तो वह कौन से टर्म्स में हम लोग कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करते हैं, तो जैसे हो सकता है जो सोइल है उस टाइम प्रेजेंट टाइम में वह बिल्कुल सॉफ्ट है, तो सच एज सॉफ्ट, और स्टिफ हो सकता है, स्टिफ नेचर का है, या हो सकता है जो आपका सोइल है वो हार्ड स्टेट में है। तो इस टर्म का यूज करके हम लोग कंसिस्टेंसी को बताते हैं, यानी सोइल जो है इस स्टेट में है, इतना वर्केबल हो सकता है। तो इसके फॉर्म में, इस टर्म के फॉर्म में हम लोग कंसिस्टेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो जब भी हम लोग किसी सोइल के कंसिस्टेंसी को इंडिकेट करने के लिए वर्ड यूज करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो सोइल है कितना सॉफ्ट है, कितना स्टिफ है, कितना हार्ड है, तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं। जैसे सॉफ्ट है तो ये मान के चल रहे हैं कि इस केस में जो वाटर कंटेंट की वैल्यू है वह बहुत ज़्यादा है, इस केस में इससे कुछ कम है, इस केस में वाटर कंटेंट की वैल्यू सबसे कम है। तो जब भी हम लोग इन टर्म्स की बात करते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सोइल, तो कहीं ना कहीं हम लोग वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में बताते हैं। लेकिन जब भी हम लोग वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में ये टर्म्स या कंसिस्टेंसी डिफाइन करते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, वाटर के एलोंग शियर स्ट्रेंथ आता है, यानी कंसिस्टेंसी हमेशा किसी सोइल की उस प्रेजेंट टाइम में स्टेट के शियर स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, शियर स्टेट के क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा।
तो एक ये भी हम लोग याद रखेंगे कि कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल रिप्रेजेंट shear strength of the soil, shear strength या shear stress कह सकते हैं या strength, तो shear stress। तो shear stress किसके फॉर्म में बताएगा? यह बताता है कि उस समय उस टाइम वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या है। तो विद रेस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट हम लोग किसी सोयल की shear stress बता सकते हैं। जैसे अगर लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट यानी कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्टेज में है, अगर सॉफ्ट स्टेज में है तो वहां पे क्या होगा, shear स्ट्रेंथ की वैल्यू, और सॉफ्ट स्टेज में क्या होगा, वाटर कंटेंट की वैल्यू ज्यादा होगा, वाटर कंटेंट की वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा, shear स्ट्रेस की वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर इस स्टेज में बात करें तो वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होगा, कम होगा इसके रेस्पेक्ट में, तो shear स्ट्रेंथ की वैल्यू इसके कंपेयर में इसकी ज्यादा होगी। तो जब भी हम लोग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो पहला पॉइंट ये माइंड में आना चाहिए कि हम लोग ये बताते हैं कि जो सोयल है वो कितना वर्केबल है, कितना मोल्डेबल है, कितना प्लास्टिक है, उस पर काम करना कितना आसान है। तो यह डिनोट करता है कंसिस्टेंसी। अब ये हम लोग कैसे जज करते हैं, किस फॉर्म में जज करेंगे, तो इस टर्म का यूज करके हम लोग इसको जज करते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी यह है। अब इस टर्म के बेसिस पे हम लोग कहीं ना कहीं सोयल के shear स्ट्रेस को भी बता सकते हैं। तो shear स्ट्रेस कैसे बताएंगे, विद रेस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट। अब एक कंसिस्टेंसी पे जो सबसे पहले बात किए थे तो एक स्वीडिश एग्रीकल्चर इंजीनियर थे, स्वीडिश एग्रीकल्चर इंजीनियर एटरबर्ज थे, एटरबर्ज। इन्होंने सबसे पहले कंसिस्टेंसी, जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, उस पर सबसे ज़्यादा स्टडी किए और इन्होंने अपने जो थॉट थे उन्होंने ये बताया कि क्या क्या कंसिस्टेंसी को हम लोग कैसे समझें या सोयल को कितने स्टेज में कन्वर्ट करें। तो स्वीडिश एग्रीकल्चर जो इंजीनियर थे एटरबर्ग, उन्होंने क्या किया कि जो कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल है, पहली बात एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बात कि जब भी हम लोग कंसिस्टेंसी वर्ड यूज करते हैं तो ये हमेशा कंसिस्टेंसी यूज करते हैं यूज फॉर फाइन ग्रेन सोयल, फाइन ग्रेन सोयल हमेशा। क्योंकि अगर हम लोग कोर्स ग्रेन सोयल लेंगे, अब कोर्स ग्रेन सोयल में जैसे ग्रेवल है, बोल्डर्स है, कोबोल्स है, और उसकी अगर हम लोग बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी, तो उसकी कंसिस्टेंसी हमेशा हार्ड हो जाएगी। यानी उस पर काम करना, उसको लेके मोल्ड करना, कुछ भी बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होएगा। तो कंसिस्टेंसी जो हम लोग वर्ड बेसिकली यूज करते हैं वो फाइन ग्रेन सोयल के लिए यूज करेंगे। कंसिस्टेंसी किसके लिए यूज करेंगे, फाइन ग्रेन सोयल के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, कंसिस्टेंसी यूज फॉर फाइन ग्रेन सोयल। अब आते हैं स्वीडिश एग्रीकल्चर इंजीनियर एटरबर्ग ने क्या बोला था। तो स्वीडिश एग्रीकल्चर इंजीनियर एटरबर्ग 1911 इस टाइम यानी 1911 में उन्होंने कहा था, मेंशन दैट स्वीडिश एग्रीकल्चर इंजीनियर एटरबर्ग इन 1911 mention that the consistency of the soil for fine grain soil, तो इन्होंने भी क्या बोला था, इन्होंने भी कंसिस्टेंसी जो वर्ड यूज किया था फाइन ग्रेन सोयल के लिए ही बोला था। फाइन ग्रेन सोयल कैन बी फाउंड इन 4 स्टेज। यानी इन्होंने कहा था कि फाइन ग्रेन सोयल की जो कंसिस्टेंसी होती है वह 4 स्टेज में पाई जाती है। किसी भी सोयल की एटरबर्ज के अकॉर्डिंग जो फाइन ग्रेन सोयल है उसकी कंसिस्टेंसी जो होता है उसको 4 कैटेगरी में, 4 स्टेज में डिवाइड किया, फाउंड इन 4 स्टेज। तो 4 स्टेज या टाइप, तो 4 स्टेज इनके अकॉर्डिंग क्या था
तो पहला जो स्टेज था उसका नाम इन्होंने दिया कि सोयल हो सकता है लिक्विड स्टेट में, यानी ये स्टेज बताएंगे कैसे, ये वाटर कंटेंट के बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कि सोयल किस स्टेज में है। तो पहला जो स्टेज इन्होंने बताया था कंसिस्टेंसी का, उन्होंने बताया था लिक्विड स्टेज। सेकंड प्लास्टिक, और थर्ड आपका सेमी सॉलिड, एंड फोर्थ सॉलिड। तो ये एटरबर्ज ने डिफाइन किया था कि किसी फाइन ग्रेन सोयल के लिए जो कंसिस्टेंसी हम लोग वर्ड यूज करते हैं उसको 4 स्टेज में पढ़ते हैं, यानी कंसिस्टेंसी को हम लोग 4 जो वर्ड या स्टेज हम लोग डिवाइड किए हैं उसमें देख सकते हैं। यानी किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर सोयल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस सोयल की जो कंसिस्टेंसी है, ये जो सोयल है वो लिक्विड है, ये जो सोयल है वो प्लास्टिक है, ये जो सोयल है वो सेमी सॉलिड है, ये जो सोयल है वो सॉलिड है। तो जैसे हम लोग पहले स्टार्टिंग में कंसिस्टेंसी जो वर्ड पढ़े थे, हम लोग बोले थे कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल यानी कितनी इजिली मोल्डेबल है, कितना वर्केबल है। यह इसके साथ साथ हम लोग कैसे ये बताते हैं कि किसी सोयल की जो करंट स्टेट है या स्टेज है वो क्या है। तो हम लोग जो वर्ड यूज करते थे सॉफ्ट, स्टीप और हार्ड, तो ये तो बेसिक था कि यानी हम लोग वाटर कंटेंट के रेस्पेक्ट में किसी सोयल को ये बता देते थे कि इस समय जो सोयल का सिचुएशन है या स्टेट है वो सॉफ्ट है कि या स्टीप है या हार्ड है। तो सॉफ्ट, स्टीप और हार्ड जो हम लोग बोलते हैं तो यह शियर स्ट्रेस को भी रिप्रेजेंट करता है, और शियर स्ट्रेस वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट। अब कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल पे ही सबसे पहले स्वीडिश एग्रीकल्चर आपका जो इंजीनियर थे एडरबर्ज, इन्होंने 1911 में अपनी थ्योरी क्या दी थी कि अगर कोई फाइन ग्रेन सोयल है और उसकी कंसिस्टेंसी, हम लोग कंसिस्टेंसी की बात करने जा रहे हैं, तो उसकी कंसिस्टेंसी को 4 स्टेज में या 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी ये बोलते हैं कि जो प्रेजेंट टाइम में जो सोयल है हो सकता है वो लिक्विड स्टेज में हो, या हो सकता है वो प्लास्टिक में हो, या हो सकता है सेमी में हो, या हो सकता है सॉलिड में। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, जज करते हैं कि कोई सोयल सैंपल किस अवस्था में है। तो सबसे पहले ये बताया थे स्वीडिश एग्रीकल्चर। सेकंड जो कंसिस्टेंसी है, सेकंड इसके बाद अगर कोई पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे तो कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल, कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल can be expressed by फर्स्ट पॉइंट। तो अभी हम लोग बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, यानी अगर कोई हम लोग बोल रहे हैं कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल, तो कंसिस्टेंसी ऑफ सोयल को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग किस पहलू में सोयल को हम लोग देखते हैं, किसके एस्पेक्ट में देखते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक पॉइंट और हम लोग पढ़ते हैं कंसिस्टेंसी से रिलेट करके कि किसी सोयल की जो कंसिस्टेंसी होती है उसको हम लोग इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फॉर्म क्या है, पहला फॉर्म होता है आपका एटरबर्ज लिमिट। तो एटरबर्ज जो साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर थे, इन्होंने भी एक लिमिट डिफाइन किया था, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एटरबर्ज लिमिट। लिमिट ऑफ सोयल। तो कंसिस्टेंसी यानी किसी सोयल की जो कंसिस्टेंसी है वो एटरबर्ज लिमिट क्या है हमें नहीं आइडिया है, लेकिन अभी पढ़ेंगे क्या होता है। तो जो एटरबर्ज लिमिट होता है उसके फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सोयल। तो किसी पर्टिकुलर सोयल की जो कंसिस्टेंसी है इन दो टर्म्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं कि सोयल की जो कंसिस्टेंसी है प्रेजेंट टाइम में वो क्या है, इसके बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो पहला जो टर्म्स है एटरबर्ज लिमिट्स। तो एटरबर्ज लिमिट्स क्या है अभी नहीं पता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे एटरबर्ज लिमिट होता क्या है। तो इसके फॉर्म में भी कंसिस्टेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। दूसरा जो होता है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अनकन्फाइंड का मतलब अगर हम लोग समझें
अनकन्फाइंड का मतलब ये है कि अगर कोई भी मटेरियल है, कोई भी लेयर है सोयल की, और उस पर कोई लोडिंग ना हुआ, तो लोडिंग नहीं हुआ है तो उस केस में जो स्टेट होता है या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा, उसकी जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यानी यह उस समय की लोडिंग है जब कोई सोयल आपका एयर ड्राई या नेचुरल सोयल है, उस सोयल पे कोई लोडिंग ना हुआ, तो उस लोड के वैल्यू को प्रेजेंट टाइम में, उस टाइम जब आप वैल्यू निकालेंगे कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी सोयल की क्या है, उसकी रजिस्टिंग पावर क्या है, तो उस रजिस्टिंग पावर को, तो अनकन्फाइंड का मतलब यह, जैसे को सपोज करिए ये मान लीजिए कोई सोयल का स्टेटा है, कोई सोयल का लेयर है, सोयल लेयर, और इस पे आपका कोई ना तो अपवर्ड डायरेक्शन से ना तो आपका नीचे से अगर कोई लोडिंग नहीं हुआ है, कहीं से भी कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं हुआ है, और एक्सटर्नल लोडिंग अगर नहीं हुआ है तो इसकी जो खुद की कैपेसिटी है, खुद की जो बियरिंग पावर है या रजिस्टिंग पावर है, उस स्ट्रेंथ को हम लोग बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कब? जब कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं हुआ है। तो एक्सटर्नल लोडिंग जब नहीं हुआ होता है तो उस समय उसकी खुद की जो बियरिंग कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब देखते हैं कि जैसे किसी कंसिस्टेंसी किसी सोयल की हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे दो टर्म्स पे, एटरबर्ज लिमिट्स ऑफ द सोयल और दूसरा क्या है अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सोयल। तो फर्स्ट इसमें देखते हैं एटरबर्ज लिमिट क्या होता है, एटरबर्ज लिमिट क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे एटरबर्ज लिमिट। तो एटरबर्ग जो लिमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। एटरबर्ग जो लिमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट भी बोलते हैं।